हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री पर। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक वैकेंसी जो आई है आईबीपीएस की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये वैकेंसियाँ एक ह्यूज अमाउंट में है। 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सभी एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन है। तो सबसे पहला तो आपके लिए क्या है, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और आपको 21 जुलाई तक इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो प्री के लिए एग्जामिनेशन की आपका कॉल मिलेगी, कॉल लेटर आपको अगस्त महीने में मिलेगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन भी अगस्त महीने में कराया जाएगा और जो आपका रिजल्ट रहेगा वो सितंबर महीने में आ जाएगा। उसके बाद आपको मेंस के लिए सितंबर या अक्टूबर महीने में कॉल लेटर आएगा और मेंस के लिए आपको जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो मेन का एग्ज़ाम रहेगा वो आपका नवंबर मंथ में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो भी नवंबर या दिसंबर में करवा दिया जाएगा। और सबसे जो ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, वो आपका दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका हो जाएगा। मतलब कि आप देख लीजिए जुलाई से और जनवरी 26 तक ये सब कुछ ख़त्म करके चल रहे हैं, यानी इतना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। हमें ये मान के चलते हैं हम 2026 की शुरुआत में ही एक सरकारी नौकरी हमारे हाथ में होगी। तो सभी इस बात की ओर ध्यान देते हुए अपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर कर लें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जैसे कैंडिडेट जो भी हैं उन सभी को सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का हो, तिब्बतियन हो, 1 जनवरी 1960 से इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, 1962 के बाद वो इंडिया में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया वो आपका 20 से 30 साल का रहेगा। उसमें जो डेट्स हैं वो ये रहेंगी, 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 तक। इन दोनों डेट्स के बीच में ही कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो जो दिया गया है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल दिया गया है। पेंशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी राइट पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर वो उसको 10 साल का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का दिया गया है और मिलिट्री के लिए भी 5 ईयर का दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे जो मेन बात रहती है, सभी को पता होता है, जो एज हो गया आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सबसे ज़रूरी रहता है कि एजुकेशन का क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है। तो उसके लिए मांगा गया है सबसे पहले एक डिग्री, आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट इंडिया के। ठीक है। और उसके बाद वो, उसके अलावा कोई ऐसी डिग्री जो कि ग्रेजुएशन के आपके इक्विवेलेंट हो। और आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका परसेंटेज शो होना चाहिए, परसेंटेज शो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं मांगा गया कि कितना परसेंट ये डिग्री के अंदर, लेकिन परसेंटेज शो होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके चाहे 50% है, आपके 45 हैं, आपके 60 हैं, 90 हैं, जो भी है, आपका परसेंटेज सिर्फ दिखा होना चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ नहीं है। उसके बाद सबसे मेन बात जो रहती है वो आपकी रहती है कि इसके अंदर जो हमारा EWS का है उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं मिलती। तो जो EWS के कैंडिडेट रहेंगे वो कवर करते हैं यहाँ पे, उनका जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है। उनके पास कोई 5 एकड़ की लैंड ज़मीन है या उससे ऊपर है, वो EWS में नहीं आते। 1000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर का है वो भी नहीं आते। और अगर उनका 100 स्क्वायर यार्ड अबव का नोटिफिक म्यूनिसिपैलिटी का है तो उसको भी नहीं आते। तो ये EWS के अंदर नहीं आते। अदरवाइज जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो आइडेंटिफाई होते हैं EWS के बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। इसी के साथ साथ पहले जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको बताया है, उसके अंदर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा। प्री के अंदर आपका इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी और रीजनिंग आएगी। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 30 नंबर होंगे। क्वांट में आपका 35 आएंगे, वो 30 नंबर के होंगे। और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, वो 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम होगा और सभी के लिए अलग अलग से 20-20 मिनट मिलेगी, यानी 1 घंटे में आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है।
ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही आपका मेन के लिए रहेगा। मेन में आपका रीजनिंग रहेंगी 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो 60 नंबर की रहेगी। और जो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो भी आरबीआई के सर्कुलेशन में जितना भी डाटा है, जितने भी आपकी डिटेल्स हैं, उसके लिए आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जो मार्क्स होंगे वो 50 रहेंगे। इंग्लिश में आपके 35 सवाल पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स होंगे। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 50 रहेंगे। यानी टोटल 145 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है ऐसे और कंप्रीहेंशन के लिए, वो दो पूछे जाएंगे, जिनका जो मार्क्स रहेगा वो 25 रहेगा और वो मीडियम इंग्लिश रहेगा। उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में उनको सेल्फ रिपोर्ट करनी होती है, और उनकी जो प्रोफाइल रहती है वो इंटरव्यू पैनल के लिए, इंटरव्यू पैनल से वो पहले दिखाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो रहती है कि हमारा जो स्कोर्स है वो किस तरीके से रहेगा। तो आपका जो स्कोर है, द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन बाय ईच ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशन इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे स्कोर्स के लिए आप चिंता ना करें, स्कोर आपका उसी तरीके से चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो भी है आपकी, ये आपका, आपको बता दें वैकेंसी के लिए कितना रहेगा सिस्टम। वैकेंसी ये रही। ये देखिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 1000 वैकेंसी डिक्लेयर की हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 700 की हैं। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1000 के हैं। कैनरा बैंक ने भी 1000 के हैं। सीबीआई ने भी 500 किए हैं। इंडियन बैंक ने नॉन रिपोर्टेड किए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 450, पंजाब नेशनल बैंक ने 200, पंजाब एंड सिंध ने 350, 358, यूको और यूनियन बैंक ने नॉट रिपोर्ट किए। यानी कि अगर आने वाले समय में अगर रिपोर्ट बढ़ती भी हैं, कोई वैकेंसीज आती हैं, तो इन बैंकों की सारी वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से जैसे जो सेंटर रहेंगे वो आपको ऐसे दिए जाएंगे। आप जहाँ का भी आपको अच्छा लगे, सेंटर जहाँ भी आपके पास में पड़ता है, वहाँ के आप सेंटर की जो है रिपोर्ट वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगे, और आप सबको जो भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ यूट्यूब की नोटिफिकेशन के साथ ही ये पीडीएफ जो है वो कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे, और आप जो है इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो रहती है कि इस वैकेंसी में सैलरी कितनी मिलेगी, तो सबसे बड़ी बात है पीओ के लिए जितनी भी सैलरी रहती है वो 48,000 से, और ये आप देख लीजिए 62, फिर आपका 67, और फिर आपका 85, यानी कि 48 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की जानकारी के लिए भी। और जैसे ही आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक भी करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े, तरीके की वीडियो और भी आते हैं। थैंक यू।